हेलो बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आरोह भाग 1 में कक्षा 11 में दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र अर्थात शब्दों का वह सुंदर आलेखन कि जिससे उसका दृश्य हमारी नज़रों के समक्ष उपस्थित हो जाए, उसे शब्द चित्र कहते हैं। यहाँ पर लेखिका ने भी हमारे शब्द चित्र के प्रमुख पात्र मियाँ नसीरुद्दीन का ऐसा ही सुंदर आलेखन किया है। मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि छोटे छोटे कामों को करके ही बड़ी कला को सीखा जा सकता है, बड़ा बना जा सकता है। उनकी इस बात को ध्यान करते हुए मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से शिला पर भी उसके निशान रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से, परिश्रम करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को मियाँ नसीरुद्दीन ने भी बताया है कि किस प्रकार वे छोटे छोटे कामों को करके इस कला को सीखते हैं। लेखिका ने भी उस बात को बखूबी समझाया है। तो अब हम पाठ को समझने से पूर्व संक्षेप में लेखिका का जीवन परिचय, हिंदी साहित्य में उनकी कृतियों का क्या योगदान रहा, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर कृष्णा सोबती जी की तस्वीर है, जिनका ऐसा मानना था कि भले ही कुछ कम लिखा जाए, लेकिन जो कुछ भी लिखा जाए दमदार लिखा जाए। ऐसी कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उनकी रचनाओं की बात करें तो कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा, जिसमें कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यासों में जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम आदि प्रमुख हैं। कहानियों में डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के उनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में उनके शब्द चित्र संस्मरण हैं। उनका साहित्यिक परिचय यदि देखा जाए तो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे ऐसा मानती हैं कि कम लिखना किंतु विशिष्ट लिखना। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हसमत आदि।
भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह कहना उचित ही होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज़ा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हस्मत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार कृष्णा जी ने हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। अब हम उनके द्वारा लिखे गए शब्द चित्र मियाँ नसीरुद्दीन को समझेंगे, जिसमें उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। यहाँ पर पाठ का सारांश प्रस्तुत है, जिससे आप लोगों को पाठ के कथानक को समझने में सरलता होगी। अब हम पाठ की विस्तृत चर्चा करेंगे। मियाँ नसीरुद्दीन यह शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सुंदर आलेखन हुआ है। मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उन्हें कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आँखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो अखबार पढ़ता है या बनाता है। लेखिका के प्रश्न पूछने पर कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा, तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए यह बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी को आँच देना आदि काम करके यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। बच्चों, यहाँ पर कच्ची पक्की
दूसरी या ऊंची जमात से तात्पर्य कक्षा से या वर्ग से है कि जिस प्रकार बच्चा निचली कक्षाओं से होते हुए कक्षा 1 से लेकर ऊंची कक्षाओं तक का सफ़र करता है और अधिक से अधिक जानता है, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे कामों को करके ही बड़े कामों को सीखा जाता है, ऐसा मियाँ नसीरुद्दीन मानते थे। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुज़ुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उनका स्वर बदल जाता है। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे, इसलिए इधर उधर की बातें करने लगे और अंत में खींचकर कहते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ, जो कि उनके यहाँ काम करते थे, को भट्ठी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट कई रोटियों के नाम गिनवा दिए और फिर तुनक कर बोले कि तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। और बातें करते करते वे पुनः यादों में खो गए और फिर कहने लगे कि अब तो समय बदल चुका है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है और न ही अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है और हर व्यक्ति अब जल्दी में है। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखिका और मियाँ नसीरुद्दीन की बातचीत से मियाँ नसीरुद्दीन के स्वभाव, उनकी कला, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का हमें पता चलता है, जिससे यह भी पता चलता है कि वह अपनी कला के प्रति कितने समर्पित थे और इसीलिए उन्हें इस समय में कला के लुप्त होने से कुछ दुख भी महसूस होता है। तो अब हम पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला शब्द है नानबाई, अर्थात तरह तरह के रोटी बनाने और बेचने का काम करने वाला। पेशानी अर्थात माथा या मस्तक। मजमून यानी मामला। जहमत तकलीफ़। तरेरना यानी घूर कर देखना। जमात अर्थात कक्षा, श्रेणी या वर्ग। परवान उन्नति। अखबार नवीस अर्थात पत्रकार। खुराफात यानी शरारत। इल्म यानी कि ज्ञान। रंगरेज यानी कपड़ा रंगने वाला। वालिद अर्थात पिता। मरहूम यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है वह। मोहलत समय। लम्हा भर यानी क्षण भर। नसीहत शिक्षा या सीख। और शागिर्द यानी शिष्य। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे जिनका पाठ में जिक्र था, जिन्हें हमने समझा। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हुए
जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिससे कि पाठ पूर्णतः आपको समझ में आ जाए। जिसमें पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? उसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। यह कला उन्हें अपने बाप दादा से मिली थी। यह उनका खानदानी पेशा था। उनकी रोटी तुनकी पापड़ से भी पतली महीन होती थी, इसलिए उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उसका उत्तर है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की कला के बारे में जानकर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। लेखिका पेशे से एक पत्रकार थी और उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो वह उनके बारे में और अधिक जानने के लिए उनके पास गई थी। तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उसका उत्तर इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन ने सारी बातें अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनी थी। सच्चाई ये थी कि उन्होंने किसी बादशाह के यहाँ काम नहीं किया था, तभी वे लेखिका के सामने ये नहीं बता सके कि उन्होंने बादशाह के यहाँ कौन से पकवान बनाए थे। चौथा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के खानदान और उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ एकत्र करना चाहती थी, लेकिन मियाँ लेखिका की बातों से ऊब गए थे। उन्हें लगता था कि पत्रकार लोग निठल्ले होते हैं। बादशाह वाले प्रसंग में लेखिका से यह पूछने पर कि उन्होंने बादशाह को कौन सी पकवान बनाकर खिलाए थे, मियाँ ने बात को टाल दिया। लेखिका ने जब यह पूछा कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो वे खींच उठते हैं। उन्होंने अपने कारीगर को भट्ठी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन मियाँ के चेहरे में आए भाव उन्हें समझ आ गए कि अगर वे इससे ज़्यादा पूछेंगी तो उन्हें जाने के लिए कह दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने इस मजमून को न छेड़ना ही उचित समझा। पांचवा प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो उसका उत्तर होगा, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचते हुए लेखिका कहती हैं कि मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। छठा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो इसका उत्तर यह होगा बच्चों कि प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन की जो बातें हमें अच्छी लगी वे निम्नलिखित हैं। पहला, मियाँ नसीरुद्दीन नान बनाने के लिए प्रसिद्ध थे और अपने पेशे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनके इस कला के प्रति समर्पण भाव से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे लेखिका से बातें करते हुए भी अपने काम पर से ध्यान भटकने नहीं देते हैं।
दूसरा, मियाँ नसीरुद्दीन अपने साथ काम करने वालों को भी सम्मान देते हैं तथा उनको दी जाने वाली वेतन में कोई कटौती नहीं करते। और तीसरा, वे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। वे लेखिका के हर प्रश्नों का उत्तर पूरी निष्ठा और दृढ़ता से देते हैं। और पाठ का अंतिम प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता आधुनिक परिवेश के अनुसार ढल गई है। तरह तरह के आधुनिक काम उन्हें आकर्षित करने लग गए हैं। लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय से दूर होते जा रहे हैं। ज़्यादातर युवा नौकरी करना पसंद करते हैं। लोग अपनी पसंद का व्यवसाय या काम करना चाहते हैं। इसलिए वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में हमने लेखिका का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, पाठ का सारांश, कहानी का कलेवर, पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ और आवश्यक प्रश्नों की चर्चा की, जिससे बच्चों आप सभी को पाठ को समझने में सरलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।